हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जो अरिहंत की जो आपकी बुक आती है एनसीईआरटी नोट्स की 6 to 12th क्लास की इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस की, उसे मैं कवर करा रहा हूँ। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में, 3-4 लेक्चर्स में हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जो इंडियन पॉलिटी है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। काफ़ी अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। और भाई कॉपीराइट जो है अरिहंत वालों का ही है, ठीक है। यहाँ पे केवल स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है ये। तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, आपको मंगानी है मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यहाँ पे केवल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोग इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं इस चीज़ का, ठीक है। इन चीज़ों को समझा दूंगा मैं कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। पॉलिटी हमारी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। जिसने पढ़ी है उसकी रिवाइज हो जाएगी, जिसने नहीं पढ़ी है उसको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पता चलेंगी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए आप। तो आज हम इस क्लास में पहला लेक्चर कवर करेंगे, आने वाली 4-5 क्लासेस में कंप्लीट बुक को कवर कर देंगे। 178 के करीब इसके पेजेस हैं, तो निपटा देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। हमें और भी बुक्स करनी है, एनसीईआरटीज़ की भी करनी है और लूसेंट की भी करनी है। तो मैं सारी बुक्स करा दूंगा, जो भी आपको अच्छी लगे उस बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे जो है अरिहंत की कंप्लीट बुक कराऊंगा, ठीक है। और भाई इसके अलावा मैंने घटना चक्र की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करा दी है। आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और देखिए इसमें पेन का इशू है, पेन नहीं चलेगा, ठीक है। डिजिटली सिग्नेचर्ड ये फाइल है। बाकी कोई बात नहीं, हमें तो समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कंटेंट है इसका। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट। बाइलिंगुअल क्लास रहेगी आपकी। चैप्टर 2 है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड इट्स फीचर्स। चैप्टर 4 है इंडियन फेडरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 5 है सिटीजनशिप, मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप क्या है, एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। चैप्टर 6 है फंडामेंटल राइट्स, राइट्स के बारे में है, क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल राइट्स की। चैप्टर 7 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स का। उसके अलावा चैप्टर 8 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं, तो कंप्लीट पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी। यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो चैप्टर 9 है। चैप्टर 10 में यूनियन लेजिस्लेचर है। और चैप्टर 11 जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है। चैप्टर 12 स्टेट लेजिस्लेचर। चैप्टर 13 जुडिशरी दे रखा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। और चैप्टर 14 फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। चैप्टर 15 एमरजेंसी प्रोविजंस। चैप्टर 16 सिविल सर्विसेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। और चैप्टर 18 स्पेशल प्रोविजंस फॉर मार्जिनलाइज सेक्शंस। उसके बाद 19th चैप्टर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो पीआरआईज होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बारे में। चैप्टर 20 है इलेक्शन एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। और चैप्टर 21 है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स एंड रीजनल एस्पिरेशंस। चैप्टर 22 है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। उसके अलावा 23 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 24 है पॉलिटिकल थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज। 25th है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नेबरिंग कंट्रीज एंड नेशनल सिम्बल्स। तो जो भी हमारे काम का इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो सारे कवर कर लेंगे हम। ये मैंने आपको इंडेक्स दिखा दिया है, तो ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई बुक, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए। तो हमारा जो चैप्टर 1 है, पेन का इशू रहेगा, पेन नहीं चलेगा भाई, क्योंकि डिजिटली साइंड ये फाइल है, तो पीडीएफ फाइल है। तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, आज चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही आने वाली क्लासेस में 2-2 3-3 चैप्टर कर लेंगे। तो और देखिए भाई, अपने जो रिव्यूज़ हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई हिंदी में, ये देखिए हिंदी वाला, जो हिंदी वाले बच्चे थे उनके लिए भी मैंने स्टार्ट किया है, जो पूर्वालोकन की बुक आती है घटना चक्र की, हिस्ट्री की, वो मैं कवर करा रहा हूँ। तो उसके 2 लेक्चर आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। लाइव क्लास कराता हूँ मैं, तो शाम को 10:30 बजे के करीब हमारी लाइव क्लास होती है, तो सभी बच्चे आ जाए करें भाई उसमें, ठीक है। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं आप लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं, आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए और जीएस एग्जाम्स क्रैकर की फैमिली जो हमारी है इसे बड़ा करिए।
चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब कर लेते हैं इसे जूम। ठीक है, और मैं बता दूं भाई यहाँ पे केवल स्टडी पर्पज़ के लिए है, और जो कॉपीराइट है वो अरिहंत वालों का है। तो सोर्सेज हैं क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंपोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम बता दिया ना मैंने आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, चैप्टर 1 है भाई। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ से स्टार्ट है भाई। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कब से स्टार्ट हुए थे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन ब्रिटिश रूल that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India। ठीक है, काफ़ी इवेंट्स हुए ब्रिटिश रूल के दौरान, और दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इन इवेंट्स की वजह से, जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो इवेंट्स हुए थे, ठीक है, जो लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए गए थे, उन इवेंट्स की वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो और पॉलिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली डेवलपमेंट हुए हैं, जो लॉज बने हैं, कैसे बने हैं, क्या क्या चेंजेस आए थे ब्रिटिश रूल के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से लॉ बने हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर गवर्न करना है तो लॉ ज़रूरी होते हैं, तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए थे। द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क एक्ट्स एसोसिएटेड विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके टाइम पे जो रूल्स आए थे, तो सबसे पहला जो रूल्स आया था, जो एक्ट आया था, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ये जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे पास किया गया था। क्यों पास किया गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे उन्हें जो है कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में, और जो है उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, तो इस वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पहली बार जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे कंपनी के, उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई भारत में। द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स टू गवर्नर जनरल एंड subsumed the presidencies of मद्रास एंड बॉम्बे अंडर बंगाल्स कंट्रोल। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगा, और उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया गया। तो पहले जो गवर्नर थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्हें ही गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगा। तो कौन थे? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो हमारा थोड़ा पेस भाई थोड़ा तेज़ रहेगा क्योंकि हमें बुक कवर करनी है। ठीक है, बाकी आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि थोड़ा और स्लो पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर मैं अपना पेस रख लूँगा। बाकी देखिए, आपको भी थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन करना है, ज़्यादा नहीं, बहुत सारी चीज़ों का। द एक्ट नेम्ड 4 एडिशनल मेंबर्स टू सर्व विद द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन दी कलकत्ता काउंसिल। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, तो 4 एडिशनल मेंबर्स टू सर्व विद द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 4 नए मेंबर्स को ऐड किया गया था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो कलकत्ता काउंसिल थी। दीज काउंसिलर्स वर कॉमनली नोन एज काउंसिल ऑफ फोर्स। तो इन्हें काउंसिल ऑफ फोर्स के नाम से, काउंसिल ऑफ फोर के नाम से जाना जाता था। अ सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश। तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। 1774 में फोर्ट विलियम इन कलकत्ता कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में। ठीक है, और उसमें 1 चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस थे। टोटल चार जजेस थे भाई। आगे देखते हैं। तो ये एक्ट जो हैं, ये सभी जो एक्ट आए थे इनसे क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, तो आपको ये ज़रूर से पढ़ने हैं, तो हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा।
तो ब्रिटिश जजेस वर टू बी सेंट टू इंडिया टू एडमिनिस्टर द ब्रिटिश लीगल सिस्टम दैट वाज यूज्ड देयर। सर एलिजाबेथ सर एलिजा इम्फे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो जो सर एलिजा इम्फे थे वो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज मेड टू रिपोर्ट अबाउट इट्स रिवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्हें जो रिवेन्यू सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे इंडिया के, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, इस एक्ट के दौरान जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो इसमें क्या हुआ था, इसके क्या प्रोविजंस थे। तो दिस एक्ट वाज एन अमेंडिंग एक्ट विच रिमूव्ड द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो कुछ कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया उनमें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटरी एक्ट 1781। तो ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, डिक्लेरेटरी एक्ट 1778 के क्या प्रोविजंस थे, तो आपको ध्यान रखना है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ही डिक्लेरेटरी एक्ट 1778 बोला जाता है। द बेसिक एम ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 was establish a new system of court for removing the grievances against the Supreme Court. This act reduced the number of members of executive and provincial council from 4 to 3। तो जो provincial councils थी उनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव थे उनका जो नंबर 4 था उनमें उसको घटाकर 3 कर दिया गया। नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, इसके प्रोविजंस क्या क्या थे। तो दिस एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ठीक है, और ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू गाइड एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के को सुपरवाइज करने के लिए, और जो कंपनी के अफेयर्स थे उन्हें सुपरवाइज करने के लिए। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, उनके नाम पर ये एक्ट आया था। द एक्ट प्लेस्ड इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो इंडियन अफेयर्स थे उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन था, द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर मेड सबॉर्डिनेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे वर फॉरबिडन टू डिक्लेयर वॉर एंड एंटर इन टू एनी ट्रीटी विदाउट द सैंक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स और द सीक्रेट कमेटी। तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर मेड सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या प्रोविजन था इसमें, इट डिमार्केटेड द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के और जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे उन्हें डिमार्केट किया गया। इसके बाद क्या है भाई, एक और प्रोविजन बचा है, उसे भी देख लेते हैं क्या है। The act clearly stated that the presidencies of Madras and Bombay were to be subordinate to the presidency of Bengal in all matters of war, diplomatic relations and revenue। तो जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे की, उसे सबॉर्डिनेट कर दिया गया था कम्प्लीटली बंगाल के अंडर सभी मैटर्स में, जैसे कि वॉर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रिवेन्यू में। नेक्स्ट जो एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस डिमांडेड दैट power of governor general should be enlarged to empower him to override the majority of his council and act on his own special responsibility। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे डिमांड किया था कि ओवरराइडिंग पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, काउंसिल जो मेजोरिटी है उसकी, काउंसिल की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मेजोरिटी है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स होनी चाहिए गवर्नर जनरल की। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था, द एक्ट ऑफ 1786 वॉज एनेक्टेड टू गिव हिम द पावर ऑफ वर्किंग एज ए बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। Thus, via Act of 1786, Cornwallis became the first effective ruler of British India under the authority of Board of Control and the Court of Director। उसके बाद आता है Charter Act 1793। According to this act, the charter of the company was renewed for 20 years।
and it was declared that it would be allowed to continue with the possession of all territories for the next 20 years. तो जो कंपनी का चार्टर था उसे 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया. A regular code of all regulations was framed that could be enacted for the internal government of British territory in Bengal. तो regular code of all regulations were framed that could be enacted for internal government of British territory in Bengal. The regulation applied to the rights, persons and property of the Indian people, and it bound the court to regulate their decisions by the rules and regulations. Thus, this act led to the foundation of government by written laws and regulations in British India in place of personal rule of the past rulers. तो यहाँ पे रिटर्न रूल्स और लॉज गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए गए थे यहाँ पे. ठीक है कि गवर्नमेंट अब रिटर्न रूल्स पे ही चलेगी. दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय रिटर्न लॉज एंड रेगुलेशंस इन ब्रिटिश इंडिया इन प्लेस ऑफ द पर्सनल रूल ऑफ द पास्ट रूलर्स. तो नेक्स्ट जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1813. तो इसके क्या प्रोविजंस थे? दिस एक्ट रिन्यूड द कंपनीज चार्टर फॉर 20 ईयर्स. कंपनी का जो चार्टर था उसे 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया. बट इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी. द कंपनी वॉज अलाउड टू हैव टेरिटोरियल पोजिशन फॉर अनदर 20 ईयर्स. इट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया. नेक्स्ट जो प्रोविजन था, इट वॉज अलाउड टू कंटिन्यू विद इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना फॉर 20 ईयर्स. ट्रेड विद चाइना एंड टी में मोनोपोली थी, बाकी अबॉलिश कर दी गई थी मोनोपोली. और 20 साल के लिए जो चार्टर है कंपनी का वो रिन्यू कर दिया गया था. ठीक है. इसके बाद चार्टर एक्ट 1833. दिस एक्ट केम इन टू बींग आफ्टर मैनी सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस इन ब्रिटिश सोसाइटी. द एक्ट गेव another 20 years to East India Company to trade in India. It was the final step towards the concentration in British India. Features of the Act 1833 के क्या क्या फीचर्स थे? तो ये थे, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे बोला जाने लगा. पहले वो गवर्नर जनरल बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया. फिर अब जो ये वाला एक्ट आया था 1833 का, मैंने शायद वहाँ पे मिस्टेक कर दी है, वहाँ पे गलत बोल दिया है मैंने. जो गवर्नर थे बंगाल के उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था उसमें. और यहाँ पे इस वाले एक्ट में 1833 का जो एक्ट था यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा. एंड गेव हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स. तो उन्हें सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई. लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो स्टेटस है इसमें मिला था. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा. इसके बाद जो 1833 का ये वाला एक्ट आया था इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा. और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये ध्यान रखना है. और वहाँ पे कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है भाई. इसके बाद देखते हैं क्या है. तो यहाँ पे है, फोर्थ मेंबर वॉज एडिड टू गवर्नर जनरल्स काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस. Lord Macaulay was the first person to hold the office. The act vested the legislative powers exclusively in Governor General in Council and deprived Governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Indian Civil Services was founded. It attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and affirmed that the Indians should not be barred from holding any place, office or employment under the company. यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द पॉलिटिकल रूलर ऑफ इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ वर एंडेड, मेकिंग इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी.
The administration was urged to take steps to improve the condition of slaves and ultimately abolish slavery was abolished in 1843. This act was the final step towards centralization in British India. तो ये final step था centralization इंडिया के centralization जो centralization in British India. ठीक है भाई, towards centralization in British India, केंद्रीकरण का फाइनल स्टेप था. तो चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या हुआ था? दिस एक्ट कैरिड सेपरेशन ऑफ executive and the legislative functions a step further by the provision of additional members of council for the purpose of legislation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? सेपरेशन हो गया था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस का एज अ स्टेप फर्दर बाय द प्रोविजन ऑफ एडिशनल members of council for the purpose of legislation. The law member was made a full member of the Executive Council of Governor General. The consent of Governor General was made necessary for all legislative proposals. So, law member was made a full member of the Executive Council of Governor General. The consent of the Governor General was made necessary for all legislative proposals. Next जो provision है, Central Legislative Council was to consist of one representative each from the provinces. Measures concerning a province were to be considered in the presence of representative from that province. Next जो provision है वो था the Chief Justice of Supreme Court of Calcutta was to be ex officio member of the council. नेक्स्ट पॉइंट है द काउंसिल. नेक्स्ट जो प्रोविजन है, द काउंसिल इन इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी वाज टू कंसिस्ट ऑफ 12 members. These included the Governor General, Commander in Chief, 4 members of his council, and 6 legislative members. The number of directors was reduced from 24 to 18. 6 of them were to be nominated by the Crown. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो इसमें क्या हुआ था? इसके क्या प्रोविजंस थे? तो दिस एक्ट ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रिवेन्यूज ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. तो यहाँ पे क्या हुआ था? ट्रांसफर्ड ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज, गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रिवेन्यू ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था. ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड सॉवर्निटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. नेक्स्ट जो प्रोविजन है इसका, द रूल ऑफ द कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ द क्राउन इन इंडिया. द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अबॉलिस्ड, खत्म कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को. देयर प्लेस वॉज टेकन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. तो इनको रिप्लेस करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया गया था. एंड हिज इंडियन काउंसिल दे वर गवर्न इंडिया इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी. नाउ अब देखते हैं क्या है. तो और क्या प्रोविजन है? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज टू सिट इन पार्लियामेंट. ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट. अल्टीमेट पावर ओवर इंडिया रिमेन्ड विद पार्लियामेंट. नेक्स्ट प्रोविजन है, द एक्ट क्रिएटेड एन इंडियन काउंसिल ऑफ 15 members. इट वाज टू एडवाइज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु कुड ओवर रूल इट्स डिसीजंस. नेक्स्ट प्रोविजन है, द अप्रूवल ऑफ काउंसिल वॉज असेंशियल इन फाइनेंशियल मैटर्स. मोस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल वर दोज हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन सर्विसेज. अगला प्रोविजन क्या है? द गवर्नर जनरल बिकेम नोन फ्रॉम नाउ एज द वायसराय और क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव इन मैटर ऑफ policy and its execution. The viceroy was increasingly reduced a subordinate position in relation to the British government. The government of India was finally directly controlled from London. The act for the next जो provision है, the act for the first time introduced local representation in Indian Central Legislative Council. Of the 6 new legislative members of the Governor General's Council, 4 members were appointed by local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. तो ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है 1858 के.
नेक्स्ट जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दिस एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and the Madras presidencies. It accorded statutory recognition to the portfolio system. Next जो provision है Governor General's Council was expanded by including a minimum of 6 and maximum of 12 additional members. These non-official members were added only for legislative purpose. Additional members were to be nominated by the Governor General for a period of 2 years. The similar provisions were made for provincial legislative councils. The membership of each provincial legislature, Bombay, Bengal, and Madras, Northwest Frontier Province, and Punjab was enhanced with a minimum of 4 and maximum of 8 additional members nominated for a period of 2 years. तो ये जो प्रोविजंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, वहाँ भी मिलेंगे। रेलवे का उठा के देख लीजिए, वहाँ भी मिलेंगे। इवन स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, जितने भी एक्ट आए थे लेके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके और जो एक्ट है 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक। तो नेक्स्ट जो एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। दिस एक्ट डील्ड विद पावर्स, फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नेक्स्ट जो प्रोविजन है इस एक्ट का, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स बट बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अगला प्रोविजन है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल बिटवीन 10 to 16 एंड इंक्रीज इन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन प्रोविंशियल काउंसिल बिटवीन 8 to 20। नेक्स्ट देखते हैं और क्या प्रोविजंस हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं। इट इंक्रीज्ड द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive। अगला प्रोविजन क्या है, तो the non-official members of the provincial legislative councils to be nominated by local bodies such as universities, direct boards and municipalities। अगला प्रोविजन है the functions of legislative councils both at central and provinces were enlarged so as to include the discussion on the financial statement, budget, addressing questions to the executive। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। ये जरूर ध्यान रखना है। आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मिंटे, लॉर्ड मॉर्ले एंड द वायसराय लॉर्ड मिंटो। प्रोविजन इसका जो नेक्स्ट प्रोविजन है, इट चेंज्ड द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविजन है नेक्स्ट वाला, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय accepting the concept of separate electorate। It was a system where seats were reserved only for Muslims and only Muslims would be polled। Next provision है, it exempted a legislative council at center from 16 to 69 members and provincial legislature with 52 in Bengal, 47 in Madras, Bombay and United Province each, 41 in East Bengal and Assam में 20 East Bengal and Assam, 25 in Punjab and 16 in Burma। नेक्स्ट जो प्रोविजन है, इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉलेज। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो क्या कहता है, तो एट द प्रोविंशियल लेवल the elected non-official members were now in majority। Next provision है, this act enlarged the functions of the legislative council and such as the right to discussion, asking questions and supplementary questions। August Declaration 1917। On 20th August 1917 Montagu presented the historic Montagu Declaration, August Declaration in British
Parliament. This declaration proposed the increased participation of Indians in the administration and the development of self-governing institutions in India. नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. दिस एक्ट इज़ ऑल्सो known as Montagu Chelmsford reforms, as Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India in 1919. It was in favor of the declaration of British government on 20th August 1917. Its objective was the gradual introduction of responsible government in India. नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा एक्ट है भाई. तो फीचर्स हैं इस एक्ट के. जो फीचर्स की बात करें 1919 का जो एक्ट आया था, तो ठीक है, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात कर रहा है. तो इसके फीचर्स क्या हैं? तो पहला फीचर है दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी, a term derived from the Greek word diarchy, which means double rule in the provinces. It was considered to be a substantial step towards transfer of powers to Indians. The provincial subjects of administration were to be divided into two categories, namely transferred and reserved. The transferred subjects were to be administered by the governor with the help of ministers responsible to the legislative council, जबकि the governor and executive councils were to administer the reserve subject without having any responsibility towards the legislature. However, this experiment was largely unsuccessful. This act set the devolution rules by which subjects of administration were divided into two categories, namely central and provincial. Central category had subjects of all Indian importance like railway and finance, while matters relating to the administration of provinces were classified as provincial. Next जो provision है, it introduced bicameralism, concept of two houses and direct elections in the country for the first time. Consequently, the Indian Legislative Councils was replaced by bicameral legislature consisting of an upper house, Council of States, and lower house, Legislative Assembly. Majority of members of both houses to be chosen by direct elections. Number of Indians in the Governor General's Executive Councils raised to 3 in the council of 6 members. Other than the Commander-in-Chief, the Indian members were entrusted with a department such as law, education, labor, health and industries. तो यहाँ पे इंडियन जो मेंबर्स थे उन्हें जो है लॉ, एजुकेशन, लेबर, हेल्थ और इंडस्ट्रीज़ जो डिपार्टमेंट थे उनका जो है कार्यभार सौंपा गया. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस. नेक्स्ट जो प्रोविजन है, इट प्रोवाइड फॉर अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. नेक्स्ट जो प्रोविजन है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर franchise for those who were educated, paid tax and had property, and granted reservation to women on 41 seats in provincial legislature and limited reservation in central legislature. It made provision for establishment of Public Service Commission, which came into being 1926 for the recruitment of civil servants. It separated provincial budgets from the central budget, and provincial legislature were authorized to enact their budget. नेक्स्ट जो हमारे पास जो इसका प्रोविज़न है वो है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन. तो ये पॉइंट कई बार पूछा गया है एग्जाम में डायरेक्टली. तो अब देखते हैं क्या है और प्रोविजंस. तो नेक्स्ट जो एक्ट है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. The British government came up with the Government of India Act 1935 after series of efforts in the form of white paper and round table conferences. The act was significant step towards establishing a completely responsible government in India. It was a lengthy document with
321 sections and 10 schedules. फीचर्स क्या थे इस एक्ट के? दिस एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन consisting of provinces and princely states as units. This act divided the power between center and unit in terms of three lists. Federal list 59 subject, provincial list 54 items were there, and in concurrent list 36 items. Residuary powers were vested in the viceroy. Next जो provision है, it provided for the adoption of diarchy at the center. Therefore, the federal subjects were divided into reserved subject and transferred subject. Nonetheless, this provision to the act did not come into operation at all. This act removed the Council of India established by the Government of India Act 1858. This act led to the establishment of Reserve Bank of India, established a federal court in 1937, also introduced provincial autonomy and abolished diarchy in the provinces introduced in 1919. जो provinces में diarchy थी उसे abolish कर दिया गया था. और this act also introduced a responsible government in provinces. As per this arrangement, the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. This provision came into effect in 1937, though it was discontinued in 1939. This act introduced bicameralism with our legislative councils, upper house, and the legislative assembly, lower house, in 6 out of 11 provinces. It extended communal representation to the depressed class, women, and labor. It extended franchise, and about 10% of total population got the voting rights. It provided for the establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Service Commission, and Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. तो यहाँ पे हमारा ये एक्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35. कुछ और प्रोविजंस बचे हैं, ये भी देख लेते हैं. द proposed ऑल इंडिया फेडरेशन डिड नॉट materialize. It could not convince anyone. The Indian National Congress, the Muslim League, the Hindu Mahasabha, or the princely states Muslims opposed the majority rule. Princes opposed the force of democracy, and Congress opposed federation by courtesy. Government of India Act 1935 thus remained a lost ideal. The Act of 1935 as a whole, however, was important. It not only acted as an interim constitution but also provided a basis for the constitution of federal India. The act, along with earlier constitutional reforms, gave direction to the process of change as well as influenced its contents. Now क्रिप्स मिशन 1992. तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस वाले जो मिशन आया था इन 1942. Cripps mission was sent to India under the leadership of Sir Stafford Cripps. Some of the proposals given by Cripps mission are given below. Dominion status would be given to India after the Second World War. Provisions की बात कर रहा है. Once the Second World War ends, an elected body would be sent up in India for framing of Indian Constitution. Even the Indian states would participate in the Constitution making body. Almost all the parties and sections of India rejected the proposals given by the Cripps mission. Cabinet mission 1946 में आया था. Indian states and British provinces would combine to form the Union of India. A constituent assembly would be established consisting of 389 members. 14 members from major political parties would form an interim government. A representative body would be formed named the Constituent Assembly. Until the Constitution was framed, the Constituent Assembly would act as a Dominion legislature. Until the Constitution was framed, India would be administered as per Government of India Act 1935. ये लास्ट एक्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो इट वाज बेस्ड ऑन द फेमस माउंटबेटन प्लान. तो माउंटबेटन प्लान कब आया था? तो 3 जून 1947 को. दिस एक्ट रिलीव्ड the assent of crown on 18th July 1947 and become
इफेक्टिव ऑन 15 अगस्त 1947। और क्या है, तो इसके कुछ प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द creation of two independent dominions, India and Pakistan. It provided for the partition of Punjab and Bengal with separate boundaries commissions to demarcate the boundaries between them. Besides West Bengal, West Punjab and East Bengal, Pakistan was to consist the territories of Sindh, northwestern frontier of province, Sylhet division of Assam, Bawalpur, Khairpur, Baluchistan, and 8 other relative minor princely states in Baluchistan. By this act, the sovereignty and responsibility of the British Crown over India were to lapsed from the appointed day. The date India gets independence, later decided as 15th August 1947. Under this act, under the act, following provisions were made. The post of Secretary of State was abolished, and the Crown was longer the source of authority. Governor General and provincial governors to the act as constitutional head. Dominion status was given to India. Constituent Assembly was to function as the provisional parliament of the Dominion. The Constituent Assembly was to have unlimited powers to frame any constitution and to repeal any act of British Parliament, including the Indian Independence Act. इंतरिम गवर्नमेंट 1946, उसके जो मेंबर्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पोर्टफोलियो था इनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, एच भाभा तो वर्क माइंस एंड पावर्स, लियाकत अली खान तो फाइनेंस, अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर, आसफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, श्री राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट, इब्राहिम इस्माइल ये है चुंदरिंग रिगार तो ये है कॉमर्स से रिलेटेड, और ये है गजनफर अली खान हेल्थ, और जोगिंदर नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर। तो इंटरिम मिनिस्टर्स के बारे में देख लिया। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट है। तो चैप्टर 2 करेंगे भाई कल। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आपके कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और आपको सपोर्ट दिखाना है भाई, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, अपनी इस फैमिली को काफ़ी बड़ा करना है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी लेक्चर्स ख़त्म होते ही, ठीक है। तो हमारी कंप्लीट है ये बुक, कंप्लीट होते ही आपको मिल जाएगी पीडीएफ पे, और सारी बुक्स में पीडीएफ पे मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, नहीं तो कॉपीराइट भी आ सकता है भाई, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।